प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है नेतृत्व शैलियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप या लीडरशिप स्टाइल्स। यहाँ पे नेतृत्व शैलियों के प्रकार तीन हैं मुख्य रूप से, उनका हम अध्ययन करेंगे। इनकी विशेषताएं, शैलियों की, उनके लाभ, एडवांटेज, दोष, डिसएडवांटेज और इसकी उपयोगिता क्या क्या है। सबसे पहले नेतृत्व की शैली है, उनमें फर्स्ट है, तीन शैलियों में जो फर्स्ट है वह है निरंकुश या दूसरा नाम इसका तानाशाही या सत्तावादी नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक या डायरेक्टिव लीडरशिप। इसके अंतर्गत क्या होता है कि निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व के अंतर्गत नायक यानी लीडर सर्वसर्वा हो जाता है और अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स को वही सब कुछ करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत समस्त अधिकार नायक यानी लीडर के पास केंद्रित होते हैं। वे स्वयं ही संस्था के उद्देश्य तथा नीतियों को निर्धारित करता है तथा अधीनस्थ को कार्य करने के लिए आदेश निर्देश देता है। अधीनस्थ निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का विरोध या उसके बारे में प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं होता है। इसके विपरीत यदि अधीनस्थ आदेशित कार्य को पूरा नहीं करते हैं या उसे पूरा करने में लापरवाही करते हैं तो उसे नायक यानी लीडर उन्हें दंडित भी कर सकता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों को अपने मुंह पर ताला लगा कर रखना पड़ता है, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल सकते, चुपचाप रहते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत सुझाव, सलाह, परामर्श, शिकायत, समस्या आदि का नाम तक सुनाई नहीं देता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत नायक निरंकुश अथवा तानाशाही होता है तथा अधीनस्थ की किसी भी बात को सुनना या समझना अनावश्यक मानता है। अब यहाँ पे निरंकुश नेतृत्व की शैलियाँ भी दो प्रकार के हो सकती है, जिसमें फर्स्ट है शोषक निरंकुश नेतृत्व, ठीक है। सेकंड है परोपकारी या हितकारी निरंकुश नेतृत्व। जो फर्स्ट है शोषक निरंकुश यानी एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक है लीडरशिप है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत नायक सर्वही नहीं होता बल्कि वो अपने अधीनस्थों का शोषण भी करता है। ओके, सर्वही नहीं होता बल्कि जो लीडर होता है वो अपने अधीनस्थों का शोषण भी करता है, उनके साथ अन्याय भी करता है। वे उनके हितों या समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता है बल्कि अपने कार्य करवाना ही अपना ध्येय मानता है। ओके, अपने कार्य को पूरा करवाना ही अपना मकसद मानता है। ऐसे नेतृत्व को हम प्राय नकारात्मक नेतृत्व यानी नेगेटिव लीडरशिप भी कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा नायक कर्मचारी को क्या करता है, भय दिखाता है और दंड से कार्य करवाता है, दंडित भी करता है। दूसरा है प्रकार, वो है हितकारी यानी बेनेवोलेंट लीडरशिप। इसका मतलब यह है कि ऐसी शैली ये दूसरों का बुरा करके अपने कार्य करवाने में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। हितकारी निरंकुश में क्या होता है कि वे दूसरों का बुरा करके अपना कार्य करवाने में विश्वास नहीं रखता, वे पुरस्कार एवं प्रेरणा प्रदान करके अपना कार्य करवाता है। तो हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि हितकारी नेतृत्व की शैली में नायक निरंकुश तो होता है किंतु वे परोपकारी भी होता है। वे दूसरे का बुरा करके अपना कार्य करवाने में विश्वास नहीं करता है, वे पुरस्कार एवं प्रेरणा प्रदान करके अपना कार्य करवाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं किसकी, निरंकुश या सत्तावादी तानाशाही व निर्देशात्मक नेतृत्व की ऑटोक्रेटिक
या डायरेक्टिव लीडरशिप की जो विशेषता हुए है, नेतृत्व की प्रणाली के अंतर्गत नायक ये मानकर चलता है कि कर्मचारी कामचोर होते हैं तथा उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। निरंकुश नेतृत्व के अंतर्गत समस्त अधिकार एवं शक्तियाँ नायक के हाथों में केंद्रित यानी सेंट्रलाइज होती है, केंद्रित होती है। अब यहाँ पे दूसरी इसकी विशेषता हो सकती है, नायक स्वयं ही समस्त निर्णय करता है। तीसरी विशेषता ये हो सकती है, नायक ये सभी अधिकार संस्था की संगठन संरचना एवं उसके नियमों के अंतर्गत प्राप्त करता है। इसके अलावा इस नेतृत्व के अंतर्गत, इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत नायक का सभी अधीनस्थों को पूर्ण नियंत्रण होता है। उनका अधीनस्थ पर यानी सबऑर्डिनेट्स पर, कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके अलावा नेतृत्व की इस प्रणाली के अंतर्गत नायक यानी लीडर अधीनस्थ से कार्य करवाने के लिए पुरस्कार तथा दंड दोनों का ही प्रयोग कर सकता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? तो इसके लाभ ये है कि सभी आदेश निर्देश एक ही व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं, अतः संस्था के आदेश की एकता बनी रहती है। फिर दूसरा लाभ इसका ये हो सकता है, सभी निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। थर्ड इसमें ये हो सकता है, अधीनस्थों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। फोर्थ, संस्था में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की सुविधा रहती है। इसके अलावा संस्था में लाल फीताशाही का भय नहीं रहता है। ये तो इसके लाभ हो गए। कौन से किसके लाभ हुए? ये लाभ हुए निरंकुश या सत्ताधारी या तानाशाही निर्देशात्मक नेतृत्व की। अब यहाँ पे इसके कुछ दोष भी हैं। अब दोष में, डिसएडवांटेज में क्या है? पहला, सभी शक्तियाँ तथा अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने से नायक के मनमानी करने का भय बना रहता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत अधीनस्थों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसमें उनकी इच्छा का कोई महत्व नहीं रहता है। थर्ड, इसमें अधीनस्थ को गलत एवं सही सभी कार्यों को अधीनस्थ को गलत एवं सही सभी कार्यों को करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लास्ट इसमें ये हो सकता है कि अधीनस्थ गलत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या क्या हो सकती है? यानी निरंकुश नेतृत्व प्रणाली की अनेक कमियों के उपरांत भी ये निम्नलिखित दशाओं में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कहाँ पे होगी? यदि अधीनस्थों में यानी सबऑर्डिनेट्स में पर्याप्त ज्ञान एवं क्षमता का अभाव हो। इसके अलावा यदि अधीनस्थ अप्रशिक्षित हो, यदि अधीनस्थ अनुभवहीन हो, यदि अधीनस्थ की मानसिकता ऐसी है कि वे भय तथा पुरस्कार से कार्य करते हो, तो यहाँ पे इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अब दूसरी जो है नेतृत्व की शैलियों में दूसरी जो प्रकार है वह है प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये ठीक क्या है, ये निरंकुश नेतृत्व के ठीक विपरीत प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है। किसके विपरीत है ये? पहले जो तानाशाही नेतृत्व है उसके विपरीत नेतृत्व है। इसमें क्या होता है, ये अधिकारों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखती हो। उसमें क्या था? केंद्रीकृत होता, और इसमें विकेंद्रीकरण में विश्वास रखती है। इस प्रणाली के अंतर्गत अधीनस्थों के सुझाव, शिकायतें, समस्याओं का स्वागत किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें अधीनस्थों के सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। सुझाव के अलावा शिकायतें, समस्याओं का पर ध्यान दिया जाता है। नेतृत्व की ये प्रणाली निर्णय में आपसी परामर्श तथा सहभागिता को महत्व देती है। इसमें क्या होता है? सहभागिता को भी महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत नायक अधीनस्थों से अभिप्रेरणाओं जैसे पुरस्कार, कुशल निर्देशन, परामर्श, सहभागिता आदि के माध्यम से कार्य करवाने पर बल देता है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं है, नेचर है, वो कौन कौन सी है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत नायक इस मान्यता में विश्वास करता है कि अधीनस्थ कार्य करना चाहता है। यदि उन्हें उपयुक्त अवसर मिले तो वे कार्य करने में रुचि लेंगे। फिर दूसरी इसकी विशेषता ये हो सकती है कि नेतृत्व प्रणाली अधिकारियों का विकेंद्रीकरण करती है, जबकि तानाशाही में क्या था? इसमें केंद्रीकरण था। इसमें क्या होता है? इस नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों का विकेंद्रीकरण करती है।
तो यहाँ पे जब हम दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे, हम अंतर किसमें, तानाशाही और प्रजातांत्रिक प्रणाली जो है, स्टाइल है, उनमें अंतर में हम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसके अलावा ये प्रणाली कार्य के संबंध में सभी निर्णय संबंधित व्यक्तियों को लेने का अधिकार प्रदान करती है। इसमें अधीनस्थ के सुझाव तथा उसकी शिकायतें, समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इस प्रणाली में नायक अधीनस्थों से परामर्श करके तथा उन्हें प्रबंध में सहभागिता देने, यानी उनमें सहभागिता, हिस्सेदारी देने में विश्वास करता है। इसमें लास्ट ये हो सकता है, इसकी विशेषता, ये द्विमार्गी संचार यानी 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था पाई जाती है इसमें। किसमें? इसमें प्रजातांत्रिक प्रबंध। अब है इसके लाभ, कौन कौन से होते हैं लाभ इसमें? इस प्रणाली के अंतर्गत संस्था में अधीनस्थों को अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का अवसर मिलता है, ये इसका पहला लाभ हो गया। इसके अलावा अधिकारों के विकेंद्रीकरण से कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। थर्ड इसमें ये हो सकता है, अधीनस्थों को निर्णय क्षमता का विकास होता है। फोर्थ इसमें है कि संस्था में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है, जिसमें कर्मचारी संस्था का महत्वपूर्ण भागीदार बनता है। पांचवा, नायक को नवीन विचारों एवं सुझावों का निरंतर लाभ प्राप्त होता है। लास्ट इसमें हो सकता है कि कर्मचारियों में निराशा उत्पन्न नहीं हो पाती, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इन्हें निरंतर अपनी समस्याओं तथा शिकायतों को प्रकट करने का अवसर मिलता है। तो ये भी इसमें है लाभ। अब इसके दोष कौन कौन से हैं? प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्णय शीघ्रता से नहीं लिया जा सकता, ये इसका दोष है। क्योंकि अब इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें निर्णयों से पूर्व सभी संबंधित व्यक्तियों से परामर्श किया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत क्या है? निर्णय शीघ्रता से नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि इसमें निर्णय से पूर्व सभी संबंधित व्यक्तियों से परामर्श किया जाता है। फिर दूसरा इसका दोष ये है कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्राय लोगों को उत्तरदायी ठहराना कठिन होता है, क्योंकि इसमें सहभागिता एवं परामर्श के निर्णय किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें अधीनस्थों के निर्णय का अधिकार सौंपने के कारण कुछ लोग नायक को अकुशल तथा अयोग्य मानने लगते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे, दोष थे। अब उपयोगिता, ठीक है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रणाली सामान्यतः बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, किंतु ये प्रणाली निम्नलिखित कुछ विशेष दशाओं में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब वो कौन कौन सी दशाएं हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले, यदि संस्था के सभी कर्मचारी संस्थाओं के उद्देश्य से परिचित हो, यदि संस्था के सभी कर्मचारी संस्था के उद्देश्य से परिचित हो तथा उसकी प्राप्ति के लिए सहयोग प्राप्त करने के लिए तत्पर हो, तो वहाँ पे उपयोगी होगी। फिर यदि नायक कर्मचारी से पुरस्कार एवं सहभागिता के आधार पर कार्य करवाना चाहता है। तीसरा इसमें ये हो सकता है कि यदि नायक कर्मचारी की शिकायतें, समस्या एवं सुझावों में रुचि रखते हैं। फोर्थ इसमें ये हो सकता है यदि नायक कर्मचारियों में यानी लीडर कर्मचारियों में प्रबंधकीय गुणों का विकास करना चाहता है। फिर लास्ट इसमें ये हो सकता है यदि कर्मचारी सामान्यतः शिक्षित व अनुभवी है, तो यहाँ पे ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रणाली क्या होगी? बहुत अधिक उपयोगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे निरंकुश एवं प्रजातांत्रिक नेतृत्व में अंतर क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।